हेलो फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में बीपीएससी टीआरई में पूछे गए मैथ के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को डिस्कस करेंगे। सेट नंबर है 2। इससे पहले ऑलरेडी हमने सेट 1 करा रखा है। उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है या फिर आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। अगर इन सभी का फ्री ऑफ कॉस्ट पीडीएफ फाइल चाहिए तो हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। ठीक, तो चलिए फिर शुरू करते हैं और देखते हैं आज का पहला सवाल। आज का पहला सवाल है, प्रथम 5 अभाज्य संख्याओं का योग है। कितना है? 18, 28, 26, एक से अधिक या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। बीपीएससी टीआरई 3.0 1 to 5 के री एग्जाम में सवाल पूछा गया था। ध्यान रखिएगा, हर सवाल के नीचे मेंशन किया गया है कि वो सवाल किस एग्जाम में पूछा गया था। ठीक, तो चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे देखते हैं कि आखिर ये अभाज्य संख्या क्या है। अभाज्य संख्या किसे कहते हैं? अभाज्य संख्या वो संख्याएं होती हैं, वे संख्याएं होती हैं जो सिर्फ एक से और सेल्फ अर्थात खुद से विभाजित होती हैं, उसे ही अभाज्य संख्या कहते हैं। ठीक है, किसी दूसरी संख्या से विभाज्य नहीं होना चाहिए। ऐसी संख्याएं जो सिर्फ एक से और खुद से विभाजित होती हों, ऐसी संख्याओं को अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे 2 जो कि सिर्फ एक से और खुद 2 से विभाजित होती हैं। 3, ठीक है, ये भी 1 से और 3 से, इसके अलावा किसी भी संख्या से विभाजित नहीं होती हैं। इसी तरीके से 5 और इसके बाद फिर लेंगे 7 और एक और ले लीजिए आप 11। तो देखिए ये प्रथम 5 अभाज्य संख्याओं का योग ज्ञात करने बोला है, तो जोड़ देंगे। ठीक है, तो जोड़ने पर कितना मिलेगा? जोड़िए, 3 2 5 5 10, 10 और 17 18 10 28। ठीक है, तो प्रथम 5 अभाज्य संख्याओं का योग कितना होगा? बी विकल्प सही होगा, 28 होगा। ठीक है, यहाँ पे बहुत सारे सवाल बनते हैं। क्या क्या सवाल बनते हैं ध्यान दीजिएगा। जैसे सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है? तो ये 2 है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है? 2 है। सवाल होगा कि एकमात्र वैसी सम संख्या जो कि अभाज्य संख्या है, तो भी इसका आंसर क्या होगा? 2 होगा। ये एकमात्र ऐसी सम संख्या है जो कि अभाज्य संख्या है। ठीक, अगला सवाल पूछा जा सकता है कि सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या कौन सी है? सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है? सबसे छोटी विषम, ध्यान रखिएगा, सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या कौन सी है? तो वो होगा 3। ठीक है, और अगर आपसे पूछा जाए कि 1 से लेकर के 100 तक, 1 से लेकर 100 तक अभाज्य संख्याओं की संख्या कितनी है? तो याद रखिएगा 25 है। 1 से लेकर 100 तक के बीच में अभाज्य संख्याओं की संख्या 25 है। जबकि अगर आपसे पूछा जाए 51 से लेकर के 100 तक में कितनी है, तो याद रखिएगा 15 है। ठीक है, कितना है? 15 है। अच्छा माफ़ कीजिएगा, 15 नहीं 10 होगा। ठीक है, 1 से लेकर के 50 तक, 1 से लेकर के 50 तक 15 है। जबकि 51 से लेकर के 100 तक के बीच में अभाज्य संख्याओं की संख्या 10 है। ठीक है, तो इतने सारे सवाल अभाज्य संख्याओं से बन सकते हैं। ठीक है ना, तो याद रखिएगा। सबसे पहले क्या पूछा जा सकता है? एकमात्र ऐसी सम संख्या जो अभाज्य संख्या है, तो वो कौन सी है? 2 है। अब 2 जानते हैं, इसके बारे में एक खासियत है कि 2 एक ऐसी संख्या है जिसे जोड़ने पर और गुना करने पर सेम संख्या मिलता है। ये भी याद रख सकते हैं यहाँ पे, ऐसी संख्या जिसे गुना करने पर जोड़ने पर सेम संख्या मिलता है। इसके अलावा कोई भी संख्या ऐसी नहीं है जिसे गुना करने पर जोड़ने पर सेम संख्या मिलता हो। ठीक है, दूसरा सवाल पूछा जा सकता है कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है? तो वो 2 ही होगा। ठीक है, अगर अगला सवाल पूछ लिया जाए आपसे कि सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या कौन सी है, तो वो 3 होगा। ठीक है, तो ये सब सवाल ध्यान में रखिएगा कि किस तरीके से पूछा जा रहा है। बाकी 1 से लेकर के 100 तक के बीच में अभाज्य संख्याओं की संख्या 25 है। 51 से 100 के बीच में 10 है। 1 से लेकर 50 तक के बीच में विषम संख्याओं, ये अभाज्य संख्याओं का योग कितना है? 15 है। और अभाज्य संख्या हमेशा ध्यान रखिएगा कि विषम संख्या ही होगी, 2 को छोड़ करके। ठीक है, अभाज्य संख्या जितनी होती हैं सभी विषम संख्या ही होती हैं, सिर्फ 2 को छोड़ करके। ये अपवाद है। ठीक है, 2 को छोड़ करके जितनी भी संख्याएं होंगी अभाज्य संख्या, सभी कैसे होंगी? विषम संख्याएं होंगी। ठीक है, चलिए, तो इतना सारे पॉइंट को ध्यान में रखिएगा। लेते हैं अगला सवाल। सवालों का संख्या हमने कम रखा है, कोशिश किया है कि उस तरह का सवाल पूछा जाए तो उसके इर्द गिर्द जितने क्वेश्चंस बनते हैं उसको हम आप लोग को बताते चलें। ठीक, चलिए अगला सवाल है, 3 संख्याएं 3:4:5 के अनुपात में हैं और उनका एलसीएम 2400 है। उनका एचसीएफ है कितना है, ये आपको बताना है। ठीक है, तो देखिए हम क्या कर सकते हैं।
अगर ऐसा है कि उनका एलसीएम 2400 है, ठीक, और 3 संख्याएं इस अनुपात में हैं, तो मान लेते हैं कि वो संख्याएं 3x है, 4x है और ये 5x है, ठीक है। अब अगर इसका एलसीएम निकालते हैं तो सिर्फ x से ये भाग लगेगा, एक बार में कट जाएगा, तो 3 से बचेगा, यहाँ सिर्फ 4 बचेगा और यहाँ पे सिर्फ 5 बचेगा। अगर गुना करेंगे तो 5 और 20 या 60 और x से गुना करेंगे तो 60x। अर्थात हम कह सकते हैं कि 60x इक्वल टू एलसीएम कितना निकल के आ रहा है 2400। कैसा लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। तो x का मान निकल जाएगा ना 6 चक 24 40, अर्थात इसका 40 ही आंसर होगा, ठीक है। हाँ 6 चक 24 40। इसका विकल्प बदल लीजिए क्योंकि विकल्प ही गलत दिया हुआ है, ठीक है। इसको हटाइए, यहाँ पे विकल्प लिख देते हैं। यहाँ पे विकल्प होगा इसका 40, ठीक है, 80 और 120, ठीक है। चलिए, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? इसका आंसर हो जाएगा 40, ठीक है। अब देखते हैं क्यों ऐसा हुआ कि इसका आंसर 40 ही है। थोड़ा समझना जरूरी है क्योंकि हम यहाँ पे कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं, ना कि सिर्फ क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। सॉल्व करने के साथ साथ एक्सप्लेन भी करने की कोशिश हम कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। देखिएगा ध्यान से। अब यहाँ पे 40 निकला है तो संख्याएं क्या क्या निकल जाएंगी? अगर हम यहाँ पे x रख पे x यहाँ पर 40 रखें तो 40 दिया कितना हो जाएगा 120। यहाँ पे लिख लेते हैं 120। दूसरी संख्या हो जाएगा 4 चक 16 160 और 40 बचे 200, ठीक है। ये संख्याएं मिल गई 120 160 और 200। अगर इन संख्याओं का अगर एलसीएम निकालेंगे तो 2400 निकलेगा। अब इन्हीं संख्याओं को क्या निकालना है? एचसीएफ निकालना है, ठीक है। क्या निकालना है? एचसीएफ। तो देखिए एचसीएफ कैसे निकलेगा, इसका एक शॉर्टकट तरीका है निकालने का। वो ये तरीका है कि जो सबसे छोटी संख्या है, दी गई संख्या में जो सबसे छोटी संख्या है, तो कौन सी सबसे छोटी संख्या है? ये है 120। या तो उसका एचसीएफ 120 ही होगा या फिर उसी का कोई फैक्टर होगा, ठीक है। तो इसका फैक्टर और कौन कौन से हो सकते हैं? तो 120 होगा, इसके बाद ले सकते हैं 60 क्योंकि इससे सीधे आधा होगा, जो इसको डिवाइड कर दे। फैक्टर का मतलब होता है कि जो उसको डिवाइड कर दे। तो 120 से डिवाइड कौन कौन कर सकता है? 60 कर सकता है। इससे छोटा कौन करेगा? 40 करेगा, ठीक है। इसके नीचे 30 कर सकता है, ठीक है। और आगे देखेंगे तो 25 भी शायद कर सकता है। 5 है 25 नहीं, 25 नहीं करेगा आई थिंक, है ना। 20 कर लेगा, ठीक है। 15 कर लेगा। तो इसी तरीके से आप जितने भी इस संख्या को डिवाइड करेगा उस सारी संख्या को लिख लीजिए और देखिए इसमें सबसे बड़ी संख्या कौन सी है जिससे ये तीनों डिवाइड हो जाते हों, ठीक है। वही इसका एचसीएफ होगा। तो 60 से ये डिवाइड तो हो रहा है, लेकिन ये 60 से ये डिवाइड हो रहा है? नहीं हो रहा है, ये भी नहीं हो रहा है। तो अगला संख्या कौन लेंगे हम? अगला संख्या लेके देखते हैं 40। तो 40 से ये तो डिवाइड होगा ही होगा क्योंकि इसका फैक्टर है। देखिए 4 से 16 160 कट रहा है और 40 से 200 ये भी कट रहा है। तो इसका आंसर एचसीएफ क्या निकल जाएगा? 40। इसका निकालने का शॉर्टकट तरीका यही है, ठीक है। अगर एलसीएम निकालना हो तो एलसीएम निकालने का तरीका ये है कि जो सबसे बड़ी संख्या है उसको लीजिए, या तो वही उसका एलसीएम होगा या तो इसका जो मल्टीपल होगा, इसका जो गुणज होगा, जिससे कि 200 का अगला गुणज कौन हो जाएगा? 400, ठीक है। 400 फिर द्वितीय 600। अब देखना ये है कि इन सब संख्याओं से कौन भाग लग रहा है। क्या 400 भाग लग रहा है? अगर तीनों से लग रहा है तो वही उसका एलसीएम हो जाएगा। अगर 600 तीनों से लग रहा है तो वही होगा। तो ये आपको देखते हुए चलना है। 600 के बाद होगा कौन सा अगला? 800। तो देखेंगे कि अगला जो संख्या आपको मिलेगा ना 2400, यही एक संख्या है, सबसे छोटा संख्या, लोवेस्ट यही संख्या है जो 200 से भाग लगेगा, 1600 भी 160 से भाग लग जाएगा और 120 से भाग लग जाएगा। इसीलिए इसका एचसीएफ कितना है? 2400 है। ये तो हो गया आपका ट्रिक की तरीके से, कॉन्सेप्ट के हिसाब से। लेकिन अगर एचसीएफ निकालें तो कैसे निकालेंगे? तो बड़ी संख्या में आपको क्या करना होगा? 160 से डिवाइड कीजिए, जो इसका एचसीएफ निकलेगा उस एचसीएफ से फिर 160 में भाग 120 में भाग लगा दीजिए, ठीक है। तो वो आपका एचसीएफ निकल जाएगा। लेकिन हम कहते हैं उतना मत कीजिए, आप देखिए एक सिंपल से यहाँ पर कि 160 का फैक्टर ढूंढ लीजिए और जो सबसे नामी है ना हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, तो जो फैक्टर होगा उसमें कॉमन में देखेंगे हाईएस्ट कौन सा है। तो इसमें हाईएस्ट देख रहे हैं 40 है, जो कि तीनों को क्या कर रहा है? डिवाइड कर दे रहा है, ठीक है। क्योंकि 60 भी हो सकता था लेकिन 60 तो सिर्फ 120 भाग लग रहा है, ये दोनों नहीं लग रहा, तो इसका 40 एचसीएफ निकल जाएगा, ठीक है। इसीलिए हमने कहा कि 40 ही इसका आंसर होगा। अब देखिए जरा सा क्यों होगा ऐसा, क्योंकि 40 तीनों में क्या था? कॉमन था। बाकी 3 4 5 तो कॉमन था ही नहीं ना, 40 से कॉमन था तीनों में, तो इसीलिए इसका हमने कहा कि इसका एचसीएफ ही कितना हो जाएगा? 40 हो जाएगा, ठीक है। तो ये बेसिक सा कॉन्सेप्ट है, हम सिर्फ कॉन्सेप्ट समझाने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। एचसीएफ कैसे निकालें, एलसीएम कैसे निकालें, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 40 हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। अगर कोई क्वेश्चन फिर भी समझ में नहीं आए तो कमेंट करके आप लोग जरूर बताइएगा, उसको और अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करने की कोशिश हम करेंगे। अगला क्वेश्चन है
कि 4.036 को 0.04 से विभाजित करने पर प्राप्त होता है। कितना प्राप्त होता है ये आपको बताना है। तो देखिए क्या करेंगे इसके लिए, पहले हम लिखेंगे ऐसा 4.036 नीचे से डिवाइड कर लेंगे हम लोग 0.04 से। आसान सा सवाल है, ज़रा से मुश्किल क्वेश्चन नहीं है। हम ऐसा कर सकते हैं, इसे ऐसा लिख सकते हैं क्या, है या ना। देखिए ज़रा सा, देखिए अगर बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर है ना तो आसानी से बना सकते हैं। क्या 0.4 को क्या 4 नहीं, ये ऐसा तो नहीं लिख सकते, ये तो लिखेंगे तो ज़्यादा बढ़ जाएगा ना। थोड़ा सा रुकिएगा, हम ऐसा कर लेते हैं, ऐसा कर लेते हैं। इसको हटा करके नीचे हम लिख सकते हैं 3 0, है या ना, लिख सकते हैं। अब नीचे को देखिए जो 0.04 है इसको हम लिख सकते हैं, अगर 2 अंक है तो ऊपर ले जाएंगे हम 2 अंक ऐसा, यानी 0.4 को हम ऐसा लिख सकते हैं और इसको हम लोग ऐसा लिख सकते हैं। ठीक है, ये मेरा कहने का मतलब था। अब देखिए 2 0 से ही क्या हो जाएगा, 2 0 कट जाएगा। अब 4 से डिवाइड कर दिए, 4 दहा के 40 और 0 और 4 9 36। अब 1 0 तो 1 अंक के बाद दशमलव बैठेगा, क्योंकि हमारे पास आ रहा है 1009 नीचे 10 है, तो 1 अंक के बाद दशमलव उठा दीजिए तो 100.9 आ जाएगा। कहाँ पे सही ऑप्शन दिख रहा है, विकल्प नंबर ए में आपको दिख रहा होगा। ठीक, देखिए ये सब सवाल क्या होता है ना, इजी होते हैं, लेकिन आप कितना फास्टली कर पाते हैं और सही तरीके से कर पाते हैं, ये सबसे बड़ा सवाल है। ठीक है, चलिए यहाँ भी आप सीधे चाहते तो कैंसिल आउट कर सकते थे, जैसे कि यहाँ से 2 0 है तो 2 0 यहाँ से इधर आ जाएगा, तो बचेगा सिर्फ कितना 4.6 और 4 से डिवाइड कर दीजिए। ठीक है, तो ये भी कर सकते थे, बट मुझे लगता है ये सबसे अच्छा तरीका, इसमें आपको गलती होने का चांस नहीं रहेगा। चलिए अगला सवाल है, सवाल देखिएगा 0.000216 है, कितने के बराबर है। आई थिंक ये रूट निकालना होगा, क्वेश्चंस का पूरा नहीं लिखा गया है। यहाँ पे घनमूल पूछा है कि घनमूल है का, घनमूल है कितना, ये आपको बताना है। घनमूल का मतलब होता है कुछ इस तरीके से 3, तो इसको कैसा लिखिए कि इसको 216 कैसा लिखा जाए, जो गुना 3 बार लिख लीजिए, ऐसा 3 बार, तो 3 के बदले 1 बाहर निकल जाएगा। ठीक है, घनमूल तो यही होता है। तो हम लोग क्या कर लेंगे, देखिए इसको घनमूल लगा लीजिए और इसको लिख लेते हैं 216 और नीचे लिख लेते हैं, देखिए कितना 0, 1 2 3 4 5 6 0, दशमलव को हटा करके 6 जो लिख सकते हैं ना, 2 4 2 6। ठीक है, आप इसी को हम लोग क्या लिख सकते हैं, देखिए ध्यान से 216 को लिख सकते हैं 6 गुना 6 गुना 6, और इसको लिख सकते हैं 10 गुना 100 लिखा जा सकता है, 100 गुना 100 गुना 100। इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि 3 6 के बदले 1 6 क्यूब रूट हट जाएगा, और एक 3 गो है तो 103 है, तो मतलब कि 100 से बाहर निकल जाएगा और रूट क्यूब रूट हट जाएगा यहाँ से। अब 2 0 तो 2 अंक के बाद दशमलव, 1 अंक की और 1 अंक और ले लीजिए अपने मन से, ये आ जाएगा आपका 0.06। विकल्प नंबर कहाँ दिख रहा है, बी विकल्प में। ठीक है, तो ये सब क्वेश्चन को जितना फास्ट आप कर सकते हैं, ये तो बेसिक सा क्वेश्चन सर, कुछ नहीं है। चलिए अगला सवाल है, 5 संख्याओं का औसत 27 है, यदि एक संख्या हटा दी जाए तो औसत 25 हो जाता है, निकाली गई संख्या क्या है। ठीक है, अगर औसत के बारे में थोड़ा बहुत तो पढ़े होंगे तो आसानी से इस क्वेश्चन को बना सकते हैं। पूछा है 5 संख्याओं का औसत 27 है, 5 संख्याओं का औसत कितना है 27 है, अगर हम मल्टीप्लाई कर दें 27 से तो कुल संख्या निकल जाएगी, 5 से 35, 5 2 10 और 3 13, 135। ठीक है, अब बोला जा रहा है एक संख्या हटा दी जाती है, मतलब संख्या कितना बच गया 4, और उसका औसत कितना निकल के आ रहा है 25, तो 25 चौक 100, तो निकाली गई संख्या कितनी है। तो देखिए अगर 5 संख्या जब था तो औसत 27 था, उस हिसाब से कुल अंकों की कुल संख्या कितनी थी 135, और अगर एक संख्या हटा दिया जाता है तो 25 से औसत हो जाता है, तो 25 चौक 100, मतलब कि संख्या जो निकाली गई हो कि डिफरेंस ही निकाली गई होगी, तो 35 डिफरेंस आ रहा है तो 35 ही निकाला गया होगा। ठीक है, सी विकल्प यहाँ पे सही है। ठीक, चलिए अगला सवाल है, सवाल है 34 47 29 41 33 69 का माध्यक है, बताना है इसका मीडियन क्या है। ठीक है, तो आसान सा सवाल ये भी, कुछ नहीं करना होता इसे, या तो फिर से असेंडिंग या तो डिसेंडिंग में से अरेंज कर लीजिए। जब अरेंज करेंगे तो आपको देखने को मिलेगा 29 33 34, ठीक है 41 47 और देन 69। ठीक है, अब इसमें देखिए बीच की संख्या कौन सी है, जो बीच का संख्या होगा वही इसका माध्यक होगा।
तो 2 इधर से लीजिए, 2 इधर से लीजिए। अब बीच की संख्या तो मिला नहीं, अगर यहाँ पर कोई संख्या होता तो इसका वही आंसर होता। अगर 2 संख्या आपको मिल रहा है तो करना कुछ नहीं है, बस 34 और 41 को जोड़ दीजिए और 2 से डिवाइड कर दीजिए, इसके बीच की संख्या मिल जाएगा। ठीक है, तो 4 3 7 और 5, 2 से डिवाइड करेंगे तो आई थिंक ये आ जाएगा 2 3 6, 2 से 14, 2 5 10, 37.5, अर्थात सी विकल्प यहाँ पे सही है। ठीक है, जैसे देखिए ना, अगर हम ये कहें कि 2 4 और यहाँ लेते हैं 6 और ये 8, इन दोनों के बीच संख्या कितनी होगी? 5 होगा। 4 और 6 के बीच 5 होगा ना, तो हम क्या कर रहे हैं, 4 + 6 को जोड़ करके 2 से डिवाइड कर रहे हैं, तो 6 4 10 और 2 से डिवाइड करेंगे 2 5 10, 5 आया ना। तो ठीक इसी तरीके से 34 और 41 के बीच में जो संख्या होगा वो कितना होगा? 37.5 होगा। ठीक है, ये बेसिक सा मेथड है। चलिए अगला सवाल है 2 सहअभाज्य संख्याओं का गुणनफल 117 है, उनका एलसीएम होना चाहिए। कितना होना चाहिए एलसीएम? ठीक है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो पहले हम ये समझते हैं कि आखिर ये सहअभाज्य संख्या क्या है। समझते हैं पहले कि सहअभाज्य संख्याएं क्या होती हैं। ठीक है, को प्राइम नंबर। ठीक, को प्राइम नंबर क्या है? तो ध्यान दीजिएगा, को प्राइम नंबर का मतलब ये होता है कि 2 ऐसा नंबर जिसके बीच में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए। 2 ऐसी संख्याएं जिसके बीच में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए। जैसे एग्जाम्पल समझाएं, जैसे 2 लिखा हुआ और 8 लिखा हुआ है, ये 2 संख्याएं हैं, क्या ये दोनों को प्राइम नंबर है? क्या ये सहअभाज्य संख्या है? तो हम कहेंगे नहीं है। क्यों? क्योंकि इसमें बीच में 2 एक कॉमन फैक्टर है, जो 2 से ये भी भाग लग रहा है, ये भी लग रहा है। ठीक है, ठीक इसी तरीके से हम कहें 27 और यहाँ कहें 30, क्या ये सहअभाज्य संख्या है? तो कहेंगे नहीं है, क्योंकि ये 3 से ये भी डिवाइड हो रहा है और ये भी 3 से डिवाइड हो रहा है, यानी कि 3 दोनों का फैक्टर है। ठीक, तो कौन सी संख्या होगी? जैसे हम लेते हैं 13 और एक लेते हैं 15। ठीक है, तो ये कैसी संख्या है? सहअभाज्य संख्या है। इसी तरीके से 17 19, ये भी कैसी संख्या है? सहअभाज्य संख्या है। जैसे 10 ले लें और 8 ये ले लें 17, ये कैसी संख्या है? ये सहअभाज्य संख्या है। ये ले लें 11 और ले लें 21, ये भी कैसी संख्या है? सहअभाज्य संख्या, क्योंकि दोनों में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है। अब समझ में आया? चलिए, अगर यहाँ तक समझ में आ गया कि ये सहअभाज्य संख्या होती क्या है, तब आगे देखते हैं। तो बोला है 2 सहअभाज्य संख्या गुणनफल 117 है। 117 को आखिर कैसे लिखा गया होगा? 2 संख्या को गुना किया गया होगा ना, तो कैसे कर सकते हैं? हम लोग जानते हैं 13 × 9, 13 9 कितना होता है? 117 होता है ना 117। या तो ये संख्या रहा होगा, एक संख्या ये और एक संख्या ये रहा होगा, या तो हम ये कह सकते हैं कि अगर हम कर लें 13 × 3 × 3, 9 को तोड़ सकते हैं, तो 13 3 39 कर लेते हैं और 39 × 3 कर लेते हैं। या तो ये संख्या रहा होगा, तब 117 आया होगा। इसके अलावा कोई दूसरा पॉसिबल नहीं दिख रहा, क्योंकि हो सकता है 117 × 1 कर लें, एक ये हो सकता है फैक्टर के रूप में, क्योंकि ये दोनों भी कैसी संख्याएं होंगी? सहअभाज्य संख्या होगी। लेकिन क्या ये देखो, ये तो खैर है, देखो ये बोला है सहअभाज्य संख्या, तो ये तो सहअभाज्य संख्या क्या है? नहीं, क्योंकि देखेंगे 3 का फैक्टर दोनों में है, क्योंकि 3 से 3 भी भाग हो लग रहा है और 39 से भाग लग रहा है, तो ये तो कभी होगा ही नहीं, ये पॉसिबल नंबर है ही नहीं। तो पॉसिबल नंबर कौन सा हो सकता है? ये हो सकता है 13 और 9, 13 9 17 से, अब 13 9 3 9 में कोई भी कॉमन फैक्टर है? नहीं है। ठीक, तो 13 9 मतलब कि संख्या 13 होगा, दूसरी संख्या 9 होगा। ठीक, तो पूछा उनका एलसीएम होना चाहिए, तो एलसीएम कितना होगा? तो 13 और 9 का एलसीएम जब आप निकालेंगे तो कोई तो कट ही नहीं रहा, तो इसका मतलब है कि यही संख्या क्या हो जाएगा? इसका एलसीएम भी हो जाएगा 117। ठीक है, अगर इसका एचसीएफ निकालेंगे तो एचसीएफ क्या हो जाएगा? एचसीएफ फिर हो जाएगा 1। अगर एचसीएफ पूछता तो एचसीएफ हो जाता 1। कैसे? देखिए 13 और 9 का क्या निकालना है? एचसीएफ निकालना है। तो हमने कहा था ना, एचसीएफ निकालने के लिए सबसे छोटी संख्या को पकड़िए, तो सबसे छोटी संख्या कौन सी है? 9 है। तो या तो 9 ही इसका एचसीएफ होगा, या तो फिर इसका कोई छोटा फैक्टर होगा। तो 9 से क्या ये भाग लग रहा है? नहीं लग रहा है। तो इसका अगला देखिए कौन भाग लगा रहा है? इसको 3 लगा रहा है, तो 3 से ये तो भाग लग रहा है, लेकिन ये नहीं लग रहा है तब तक। ठीक है, इसका अगला फैक्टर कौन होगा? 1 होगा, तो 1 से 9 लग रहा है, तो 1 से 13 भी लग जा रहा है। तो इसका मतलब है कि 13 9 का एचसीएफ कितना होगा? 1 होगा। लेकिन एलसीएम कितना होगा? तो हमने कहा ना कि जो सबसे बड़ी संख्या होगा वही इसका एलसीएम होगा। ठीक है, या तो उसका कोई मल्टीपल होगा। तो देखिए 13 दूनी 26, 13 3 39, तो इस तरह से करके अब जाएंगे 117 पास, तो देखिए 9 से भी भाग लग जाएगा ये और 13 से भी भाग लग जाएगा, तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? 117 हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है यहाँ पे, यदि 1/3 + 1/2 + 1/x = 4 है तो x का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो पहले चलिए इसको सवाल से इसे लिख लेते हैं। सवाल कह रहा है 1/3
प्लस 1/2 प्लस 1/x इक्वल टू 4 है, तो ये x का मान पूछ रहा है आपसे। ठीक है, तो सिंपल सा पहले क्या कर लेंगे हम लोग, भिन्न का जोड़ बना लेते हैं। ये दोनों को जोड़ते हैं, तो जोड़ेंगे तो हो जाएगा 3 दूनी 6 और 3 और 2 5, 5/6। भिन्न का जोड़ेंगे तो ये पूरा जोड़, भिन्न का जोड़ करने पर 5/6 आएगा। ठीक है, नियम ये 3 एकम 3 और 2 एकम 2, तो जोड़ने पर 5 आ जाएगा और 3 और 2 का एलसीएम 6 आ जाएगा, तो 5/6 हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, प्लस 1/x इक्वल टू 4। अब यहाँ पे 1/x है इक्वल टू 4, इस टर्म को उधर ले चलते हैं, प्लस में है तो इधर आ जाएगा माइनस में। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि 1/x है इक्वल टू 4 में से 5/6 घटाएंगे तो बचेगा 3 होल 1/6। ठीक है, आप घटा के देख लेना। ठीक है, इतना ही आएगा। अब क्यों आएगा, इसके पीछे भी एक लॉजिक है, क्योंकि देखिए अगर ये प्रॉपर फ्रैक्शन है, अगर ये उचित भिन्न है, तो इसका मतलब है 1 रुपया से कम है। अगर 1 रुपये से कम है तो 4 रुपया में हम घटा रहे हैं 1 रुपये से कम, तो 3 रुपये तो पूरा बचेगा। ठीक है, और 1 रुपया जो बचा है, 1 रुपया में हम कितना घटा रहे हैं, उसको अगर 6 भाग करें तो 5 भाग घटा रहे हैं, तो बचा कितना, 1 भाग। तो एक भाग कितना में से, 6 में से, तो इतना भाग बच गया, 3 तो होल पूरा बचा रह जाएगा। तो ये सब शॉर्टकट मेथड है, आप चाहें तो जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा आपको लाभ होगा। ठीक है, तो इसको हम लोग कर लेते हैं ऐसा, 6 18 और 1 19/6। ठीक है, अब इसको क्या कर लेते हैं, क्रॉस मल्टीपल गुना कर लेते हैं। तो जब इसे क्रॉस मल्टीपल गुना करेंगे तो हो जाएगा ये 19x इक्वल टू 6 और x बराबर हो जाएगा 6, इधर गुना में इधर आएगा तो भाग में, तो 6/19 इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो कोशिश कीजिए इस तरीके का जो जोड़ है ना, ये जोड़ है या फिर इस तरीके से लेकर के आना है, तो फास्टली जितना कैलकुलेशन करेंगे, मैथ क्या है ना, प्रैक्टिस का चीज़ है, जितना प्रैक्टिस करोगे उतना आसान होगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं। देखिए ये क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन था, जो कि लग रहा था कि हाँ पूछा जाना चाहिए इस तरह का सवाल, जो कि 6 to 8 में पूछा गया है। ये एक छात्रा के अंक गलती से 63 के बजाय 83 दर्ज हो गया, इस कारण से कक्षा के औसत अंक आधे से बढ़ गए। कक्षा में छात्रों की संख्या है कितनी, ये बताना है। तो देखिए इस तरह के सवाल बनाने के लिए ना, औसत जो है, एवरेज चैप्टर आपका कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर होना चाहिए कि औसत का मतलब होता क्या है। अगर ये औसत का मतलब नहीं समझ में आता है ना, तो ये क्वेश्चन नहीं बनेगा आपका, मेरी गारंटी है। हाँ, हो सकता है कि ये रट करके आए होंगे तो बात अलग है। चलिए समझते हैं। लिखा है एक छात्र के अंक गलती से 63 के बजाय कितना दर्ज हो गया है, 83। मतलब कितना अधिक दर्ज हो गया है, 20 अधिक दर्ज हो गया है। जितने भी छात्र होंगे, है ना, तो सबको, अगर औसत का मतलब क्या है, सबको बराबर देना है ना। औसत का मतलब है सबको बराबर देना। हम कह रहे हैं कि 5 छात्र हैं और सबको मिला है 12 रुपये, औसत 12 रुपया 5 छात्रों का। इससे होता है कि 12 सबको मिला होगा। 5 छात्रों का औसत 12 है, मतलब सभी छात्रों को, 5 छात्रों का 12 मिला होगा। अब जरा सोचिए कि कुछ संख्या अगर इसमें अगर ऐड करते हैं तो औसत सबका बढ़ेगा। अगर इन 5 छात्रों को अगर हम कुछ रुपया पैसा या जो भी अंक हो, तो उसको अगर हम एक्स्ट्रा से जोड़ दें, ऐड कर दें, तो औसत सबका बढ़ेगा ना, कि किसी का बढ़ेगा, सभी का बढ़ेगा। ठीक है, अब यहाँ देखिए एक छात्र का अंक जो है वो 63 के बजाय 83 हो गया है। इसका मतलब है कि 20 यहाँ पे एक्स्ट्रा ऐड हो गया, जो कि सभी का औसत अंक बढ़ेगा, निश्चित तौर पर बढ़ेगा। देखिए इसी कारण लिखा भी है कि इसी कारण से कक्षा के औसत अंक आधे से बढ़ गए। आधे मतलब 0.5 हम लिख सकते हैं, कितना बढ़ गया। तो इसका मतलब है कि जितने छात्र रहे होंगे, अब छात्र कितने मुझे तो नहीं पता, 1 2 3 4 5 6, कितने छात्र मुझे तो नहीं पता, लेकिन छात्र तो बढ़ गए, सॉरी ये 0.5 तो बढ़ गए। अब कितना छात्र मुझे नहीं पता है, तो सोचिए कि जितने छात्र होंगे, औसत अगर जितना बढ़ गया है 0.5, तो हर स्टूडेंट का 0.5 बढ़ा होगा कि नहीं, हर छात्र का बढ़ा होगा। लेकिन कितना छात्र का बढ़ा होगा मुझे नहीं पता है, तो हम मान के चल रहे हैं कि ये जो जितना छात्र होंगे वो x होंगे, छात्रों की संख्या x है। अब उसको अगर हम गुना कर दें 0.5 से, ठीक है, क्योंकि हम यहाँ से पता कर रहे हैं कि कितना अंक बढ़ गए, तो 0.5 बढ़ाए, हर स्टूडेंट का बढ़ा होगा, तो मान के चल रहे कि छात्रों की संख्या x है, तो x छात्र और 0.5 हर एक छात्र का बढ़ रहा होगा। ठीक है, और ये कितने के बराबर है, ये 20 के बराबर है। छात्रों की संख्या तो मुझे नहीं पता है, मान लिया x है और हर छात्र का 0.5 बढ़ रहा है, तो अगर हम टोटल गुना कर दें तो मुझे पता चल जाएगा ना कि कितने अंक बढ़े। तो वो अंक बढ़े कितना है, 20 बढ़ा है। ठीक है, अब देखो x बराबर हम ले सकते हैं यहाँ पे 0.5, जब गुना में रहेगा तो भाग में आएगा, इसको हटा करके जुड़ा सकते हैं, अगर भाग लगाएंगे तो 5 और 20 0, यानी कि x बराबर निकल करके आया 40, यानी छात्रों की संख्या कितनी है, 40 थी यहाँ पे।
बी विकल्प सही है ना। तो ये बेसिक लॉजिक है, जब तक औसत डीपली नहीं पढ़े होंगे ना तो ये क्वेश्चन नहीं बनता। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगला सवाल है, यदि 5 गुना है, यहाँ पे ब्रैकेट दे रखा है। चलिए हम इस क्वेश्चन को अच्छे से फिर से लिख देते हैं, क्योंकि क्वेश्चन थोड़ा सा अल्टर लिखा गया है। क्वेश्चन ऐसा है, 5 इंटू एक्स प्लस, अच्छा ऐसा भी सवाल नहीं है, ऐसा है सवाल, 5 पर पावर है x प्लस 3, ठीक, इक्वल टू 25 पर पावर है 3x माइनस 4, ये सवाल है। ठीक है, तो ये x का मान आपसे पूछ रहा है। ठीक, चलिए देखते हैं कैसे सॉल्व होगा। आसान सा सवाल है, यहाँ पे लिख सकते हैं से 5 पर पावर x प्लस 3 जैसे वैसे रख लेंगे, और एक्चुअली यहाँ बेस 5 है तो यहाँ पे 5 लाने की कोशिश करेंगे, तो इसे लिख सकते हैं 5 का स्क्वायर, 5 है 25, और ये रहेगा 3x माइनस 4। तो इससे हम लिख सकते हैं x पर पावर 5 पर पावर x प्लस 3 इक्वल टू 5, अब 2 का मल्टीप्लाई कर लीजिए इधर से, तो हो जाएगा 3 दूनी 6x और इधर हो जाएगा 4 दूनी 8। अब एक्चुअली में दोनों का बेस सेम है तो दोनों को काट सकते हैं, तो बचा क्या मेरे पास, x प्लस 3 इक्वल टू 6x माइनस 8, इधर प्लस में इधर आएगा तो माइनस में, तो घटा देंगे तो बचेगा 5x इक्वल टू माइनस 8, प्लस में इधर आएगा तो माइनस में, तो ये हो जाएगा, अच्छा ये साइन माइनस तो बचेगा, ध्यान रखिएगा, तो माइनस 5x इक्वल टू माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 8 3 11 माइनस में आएगा, तो ये माइनस माइनस कट जाएगा, तो x बराबर हो जाएगा 11/5। कौन सा विकल्प दिख रहा है, विकल्प नंबर ए दिख रहा है इसका सही आंसर। ठीक, तो ये था महत्वपूर्ण 10 प्रश्न। ये अगर सेशन अच्छा लगा हो, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा, और इसी तरह का मैथ का सोल्यूशन चाहते हैं इजी मेथड में कॉन्सेप्ट से, ठीक है, तो वीडियो पर बने रहिए, और नोटिफिकेशन जो बेल आइकन होता है ना उसे ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा, ताकि जब भी हम वीडियो अपलोड करें तो आपको मैसेज आप तक पहुंच जाए। अब ज़रूरी है कि ये सबसे पहले आप तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पर भी आपको अपडेट मिलते रहता है। ठीक, तो चलिए फिर मिलते हैं इसी तरह के नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।